हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, आप सभी की मांग पर अनिल मोहन का ही एक बृहद कथानक, अनिल मोहन के द्वारा लिखा गया जथुरा सीरीज, जो 3 उपन्यासों में समाप्त होती है। इसमें पहला उपन्यास है जथुरा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक परंपरा शुरू की है लेखकीय पढ़ने की या उपन्यास से संबंधित कुछ बातें पहले बताने की। तो लीजिए शुरू करते हैं जथुरा पहला एपिसोड। जथुरा पूर्व जन्म की ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो हमारी दुनिया में घटित होने वाले हर बुरे एक्सीडेंट का देवता था। परंतु जगमोहन की छठी इंद्री ने जैसे जथुरा के हादसों को ब्रेक लगानी शुरू कर दी थी और फिर शुरू हुआ एक भयानक जलजला। एक बात बताइए, अगर आपको पूर्वाभास होने लगे जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं उनका आपको पहले ही पता चलने लगे तो आपकी हालत क्या होगी? ये सोचकर आप चकरा गए ना कि तब तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। इन्हीं हालातों में उपन्यास के भीतर जगमोहन उलझा हुआ है, क्योंकि उसे जथुरा के द्वारा रचे गए हादसों का पूर्वाभास होना शुरू हो चुका है। अब आते हैं लेखकीय पर। अपने प्रिय पाठकों अथवा श्रोताओं को अनिल मोहन का नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद आपके हाथों में है देवराज चौहान और मोना चौधरी का एक साथ वाला उपन्यास जथुरा। जथुरा देवराज चौहान और मोना चौधरी सीरीज का एक साथ वाला उपन्यास है जो कि आपको पूर्व जन्म की रहस्यमय दुनिया की सैर पर ले जाएगा। पहले के उपन्यासों में आप पढ़ ही चुके हैं कि पूर्व जन्म की दुनिया में कैसे कैसे रोमांच भरे हादसे होते हैं। साथ के सब पात्र जैसे कि जगमोहन, सोहनलाल, बांकीलाल राठौर, रुस्तम राव, महाजन, नगीना, पारसनाथ भी पूर्व जन्म में प्रवेश करते हैं। वहां पर घटने वाली अजीबोगरीब घटनाएं रोमांचित करती हैं। इस उपन्यास में जथुरा पूर्व जन्म का पात्र है जो कि हमारी दुनिया में होने वाले हादसों का देवता है। वो हादसे तैयार करता है और जांच परख होने के बाद हादसों को हमारी दुनिया के किसी भी आदमी के नाम छोड़ देता है। वो हादसा हमारी दुनिया में पहुंचते ही उस व्यक्ति को वैसा ही करने पर मजबूर कर देता है जैसा कि हादसा रच कर भेजा गया है। इस काम में जथुरा के हजारों सेवक दिन रात व्यस्त रहते हैं, परंतु देवराज चौहान और मोना चौधरी का पूर्व जन्म की यात्रा करने का संयोग बनता है, जिसका आभास जथुरा को पहले ही हो जाता है और वो अपनी दुनिया में बैठा इस बात की कोशिश करना शुरू कर देता है कि देवराज चौहान और मोना चौधरी पूर्व जन्म में प्रवेश न कर सकें। परंतु कुछ ऐसी भी पवित्र शक्तियां हैं जो देवराज चौहान और मोना चौधरी की पूर्व जन्म की यात्रा चाहती हैं। इसलिए वो अपनी चेष्टा करती है कि पूर्व जन्म के सफर में कोई अड़चन ना हो। उपन्यास में आपको बेहद मजेदार पात्र मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा मिलेंगे जो कि मनोरंजन के लिहाज से बेहद शानदार साबित सिद्ध होंगे। इनकी बातें आपको गुदगुदाएंगी, परंतु जथुरा के कारनामे आपको चक्कर में डाल देंगे। क्या करें, उपन्यास के भीतर के हालात ही ऐसे उलझे हुए हैं। पोते बाबा की बात न की तो मेरा ये पत्र अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, पोते बाबा जथुरा का सबसे विशेष साथी है जो कि जथुरा की तरह ही रहस्यमय ताकतों और कर्तव्यों का मालिक है। पोते बाबा अवश्य आपको पसंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। कहानी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती चली जाएगी पोते बाबा के कारनामे रहस्यों से भरे होते चले जाएंगे। इसी कारण तो जथुरा के बाद आगामी उपन्यास का नाम भी पोते बाबा रखा है। तो अब जथुरा पढ़ना शुरू करते हैं और मजा लेना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जथुरा। वो बेढंगा सा पत्थर था जो कि उस सुनसान सड़क के 50 फीट ऊपर हवा में देर से लहरा रहा था। अजीब सा पत्थर, इधर उधर से 2-4 चोंचे बाहर निकली हुई थी, कहीं से गहरा तो कहीं से उभरा हुआ था। परंतु उसमें एक बात बेहद खास थी, वो थी उसका चमकना। जब भी वो सूर्य की सीधी किरणों के सामने आता तो उसके चमकने का नज़ारा देखने ही वाला होता। रंग बिरंगी किरणें निकलती उसमें से और कई फीट दूर तक फैलती दिखाई देती। यूं वो पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, हाथ की मुट्ठी में उसे जकड़ा जा सकता था, परंतु फिर भी वो थोड़ा बहुत दिखाई देता रहता। ये हैरत और रहस्यमय बात थी। वो देर से उस सड़क के 50 फीट ऊपर मंडरा रहा था। सड़क पर से इक्का दुक्का वाहन कभी कभार निकल जाते थे। धूप से तप रही थी सड़क,
गर्मी ने मौसम को बेहाल किया हुआ था। तभी दूर सड़क पर काले रंग की लंबी कार आती दिखाई दी। कार की खिड़कियों के शीशे काले थे। उसके अलावा सड़क पर दूर तक कोई वाहन नहीं आ रहा था। वो कार अब पास आ चुकी थी। एकाएक वो चमकता पत्थर तेजी से नीचे आया और कार के आगे शीशे पर जा लगा। चटाक की तेज आवाज आई और वो पत्थर कार के भीतर प्रवेश कर गया। शीशा चटक गया था। फौरन ही कार के ब्रेक लगते चले गए। कार में दो व्यक्ति थे। दोनों की उम्र 50-55 थी। उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उनमें से एक कार को चला रहा था और दूसरा बगल में बैठा था। दोनों बचपन के यार थे। अब दोनों अलग अलग बिजनेस करते थे और अपने काम में सफल थे। इस वक्त वे दोनों 5-7 दिन मौज मस्ती में बिताने के लिए दिल्ली से कहीं दूर जा रहे थे। उनकी मौज में खलल न पड़े इस वास्ते उन्होंने साथ में ड्राइवर भी नहीं लिया था। एक का नाम लक्ष्मण दास था और दूसरा सपन चड्डा था। यह हादसा होते ही लक्ष्मण दास ने फौरन कार के ब्रेक लगा दिए। पहिए के चीखने की आवाज उभरी, फिर थम गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चेहरों पर बौखलाहट थी। फिर सामने चटक चुके शीशे को देखा जिसके पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शीशे में उस जगह पर छेद नजर आ रहा था जहां से रास्ता बनाता वो पत्थर कार के भीतर आ पहुंचा था। क्या हुआ लक्ष्मण? सपन चड्डा परेशान सा कह उठा। किसी हरामी ने पत्थर मारा है कार पर। देखता हूं साले को अभी, लक्ष्मण दास ने कहा और कार को सड़क किनारे रोककर खड़ा किया। छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता कह उठा। क्या मुसीबत है? सपन चड्डा बड़बड़ाया और वो भी बाहर निकला। दोनों की निगाह हर तरफ घूमी। वहां कोई होता तो उन्हें नजर आता। कोई नहीं है, सपन चड्डा कह उठा। छिप गया होगा। छोड़, रास्ते में कहीं से नया शीशा फिट करा लेंगे, सपन चड्डा ने कहा। सारा मजा खराब कर दिया। चल अब। गुस्से में बड़बड़ाता लक्ष्मण दास चटक चुके शीशे को नीचे गिराने लगा कि आगे का रास्ता साफ देख सके। साथ ही साथ वो नजरें भी घुमा रहा था कि पत्थर फेंकने वाला दिखे तो सही। सपन चड्डा ने भी उसके काम में हाथ बटाया। तूने आज सुबह किसका मुंह देखा था? सपन चड्डा ने पूछा। अब तेरे से क्या छिपाना, लक्ष्मण दास मुंह फुलाकर बोला। शीशे में अपना ही चेहरा देखा था। तभी। चुप कर, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं इस वक्त गुस्से में हूं। तभी सपन चड्डा की निगाह कार के भीतर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। आगे की दोनों सीटों के बीच उसे वो ही चमकता सा पत्थर नजर आ रहा था। सपन चड्डा की आंखें फैल गई। वो जल्दी से कार के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उस पत्थर को उठाकर हाथ में ले लिया। उसे उलट पलट कर देखा। लक्ष्मण, इधर तो आ, सपन चड्डा ने उसे पुकारा। तंग मत कर, ये देख मेरे हाथ में क्या है। लक्ष्मण दास उसके पास आया। उस चमकते पत्थर को देखकर चौंका। ये क्या? इसी ने तो हमारी कार का शीशा तोड़ा है। मैंने इसे कार के भीतर से उठाया है। ये तो कीमती पत्थर लगता है। लक्ष्मण दास ने तुरंत पत्थर अपने हाथ में ले लिया। दोनों बेहद हैरानी में थे। इसे किसी ने फेंका नहीं है, लक्ष्मण दास बोला। इतना कीमती पत्थर कोई कैसे फेंक सकता है? हीरा है, शायद उससे भी बढ़कर। इसकी चमक देख, हीरा भी इस तरह नहीं चमकता। लक्ष्मण दास ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कह उठा। शायद हमारे हाथ बेशकीमती चीज लग गई है। बेशकीमती? हाँ, लगता है ये पत्थर अंतरिक्ष में से नीचे आ गिरा है। ये इस धरती का पत्थर नहीं है। कितनी तेजी से आया, वरना कार के शीशे को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। एक आध पत्थर शीशे को आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये बहुत ऊपर से शीशे पर आ गिरा है। अंतरिक्ष की ही देन है ये पत्थर। फिर तो सच में बेशकीमती है, सपन चड्डा अजीब से स्वर में कह उठा। निकल ले यहाँ से। दोनों कार में बैठे। लक्ष्मण ने कार आगे बढ़ा दी। अब वो चमकता पत्थर सपन चड्डा के हाथ में था। अब इसका हम क्या करेंगे? सपन चड्डा बोला। जेब में रख, बहुत ऊंचे दामों पर बेचेंगे। माल को आधा आधा करेंगे। लक्ष्मण दास मुस्कुरा पड़ा। तू रोज सोकर उठने के बाद शीशे में अपना चेहरा देखा कर, सपन चड्डा मुस्कुराकर बोला। अब से ऐसा ही किया करूंगा। लक्ष्मण दास हंसा। सपन चड्डा ने उस चमकते पत्थर को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। कार अब ज्यादा रफ्तार से नहीं चल रही थी क्योंकि सामने का शीशा टूटा होने की वजह से हवा सीधी चेहरों पर पड़ रही थी। अब गर्मी का एहसास उन्हें होने लगा था, वरना पहले तो कार का एसी चल रहा था। कोई वर्कशॉप देख जहां से शीशा लगवा सकें। आधे घंटे बाद आएगी, लक्ष्मण दास बोला।
मैं उस कीमती पत्थर के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है हमारी किस्मत के दरवाजे। ओह, क्या हुआ? लक्ष्मण दास ने उसे देखा। वो पत्थर गर्म हो रहा है। सपन चड्ढा ने अपनी पैंट की जेब की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? ये हो रहा है उल्लू के पट्टे। सपन चड्ढा ने हड़बड़ाकर जेब में हाथ डाला और पत्थर निकाला। देख, गर्म है ये। ओह, सच में? लक्ष्मण दास ने पत्थर को हाथ लगाते ही कहा। अब क्या करूं? इसे तो हाथ में रखना भी कठिन होता जा रहा है। सपन चड्ढा कह उठा। डैशबोर्ड पर रख दे। सपन चड्ढा ने फौरन पत्थर को डैशबोर्ड पर रख दिया। ये गर्म क्यों हो रहा है? अंतरिक्ष से आया पत्थर है ये। यहीं की जमीन के असर की वजह से कुछ हो रहा होगा। अभी सब ठीक हो जाएगा। सपन चड्ढा रह रहकर डैशबोर्ड पर रखे पत्थर को देखने लगा। लक्ष्मण दास कार चलाने पर ध्यान दे रहा था। तभी सपन चड्ढा की आंखें भय और हैरत से फैलती चली गईं। वो पत्थर एकाएक मानवीय आकृति का रूप लेने लगा था। सपन चड्ढा चीख कर लक्ष्मण दास को बताना चाहता था, परंतु होठों से आवाज न निकली। देखते ही देखते वो 3 इंच की हिलती फिरती आकृति में बदल गया। गंजा सिर, कानों में बालियां, नाक में नथनी, बड़े से कान, सूखा सा शरीर, टांगों के बीच कोई कपड़ा जैसा कुछ लिपटा था। लक्ष्मण, सपन चड्ढा के गले से खरखराता सा स्वर निकला। हाँ, देख वो पत्थर। लक्ष्मण दास की निगाह ज्यों ही उस तरफ घूमी, घबराहट में कार पर से कंट्रोल हट गया। कार संभाल, सपन चड्ढा चीखा, परंतु तब तक कार धड़ाम से सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई थी। सपन चड्ढा ने किसी तरह खुद को बचाया। लक्ष्मण दास का माथा स्टीयरिंग से जा टकराया, परंतु रफ्तार कम होने की वजह से बचाव हो गया था। परंतु वो 3 इंच का इंसान डैशबोर्ड पर मौजूद रहा। ये क्या है सपन? कहीं अंतरिक्ष जीव तो नहीं? पागल है क्या? ये तभी कार में अजीब सी महक फैलने लगी। दोनों को लगा जैसे उनके मस्तिष्क सुन्न होने लगे हों। जो मुझे छू लेता है वो मेरा गुलाम बन जाता है। डैशबोर्ड पर खड़े 3 इंच के आदमी के होठों से आवाज निकली। तुम दोनों ने मुझे छुआ, अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। कौन हो तुम? मोमो जिन्न हूं मैं। मोमो जिन्न? मोमो जिन्न? हाँ, जथुरा का सेवक मोमो जिन्न। इस दुनिया के लोग मुझे कम ही जानते हैं। इस दुनिया? खामोश रहो। जो मैं कहता हूँ सिर्फ वो सुनो। मैं तो कब से तुम दोनों के इंतजार में उड़ रहा था। उड़ रहा था? हाँ, जथुरा ने खबर भिजवाई थी मुझे कि तुम दोनों यहाँ से निकलोगे। और तेरी तो एकाएक लक्ष्मण दास ने उसे पकड़ने के लिए गुस्से से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो मोमो जिन को पकड़ पाता, उसके हाथ को बेहद तीव्र झटका लगा। लक्ष्मण दास का पूरा शरीर झंझना उठा। मोमो जिन की हंसी वहां गूंजी। दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, मोमो जिन्न ने कहा। लक्ष्मण दास अपना हाथ थामे डरा सा बैठ गया। सपन चड्ढा के होश गुम हो गए लगते थे। उसी पल मोमो जिन्न ने डैशबोर्ड से छलांग लगाई और पीछे वाली सीट पर जा पहुंचा। और देखते ही देखते वो 4 फीट जितना लंबा होता चला गया। अब वो आराम से सीट पर बैठ गया था। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की गर्दन घूमी और उस पर जा टिकी। उसका बड़ा रूप देखकर दोनों कांप उठे थे। मैं तो पेड़ से भी लंबा हो जाऊं, लेकिन इस वक्त कार में बैठा हूं। मोमो जिन्न हंस पड़ा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम दोनों अब मेरे गुलाम हो। जो मैं कहूँगा वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम दोनों ने मुझे छुआ, इससे मुझे हक मिल गया तुम दोनों को गुलाम बनाने का। मैंने कहाँ छुआ? सपन चड्ढा ने कहा। जब मैं पत्थर बना हुआ था तो तुम दोनों ने मुझे छुआ। हमने तो पत्थर को छुआ था। वो मैं ही था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कीमती पत्थर समझा। मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था और बहुत मजा आ रहा था मुझे। अगर तुम लोग मुझे ना छूते तो तब मैं तुमसे बात कर ही नहीं सकता था। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा दोनों मन ही मन कांप रहे थे। चेहरे फक थे, हालत बुरी थी। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी अपनी तो इच्छाएं ही नहीं हैं। वो तो जथुरा का हुक्म मानना पड़ता है। कौन जथुरा? लक्ष्मण, तू जानता है जथुरा को? इस नाम की मेरी कोई पार्टी नहीं। मैं अपने मालिक जथुरा की बात कर रहा हूँ। उसके हुक्म पर ही आया हूँ। दोनों चुप। तू देवा को जानता है लक्ष्मण दास? देवा? नहीं, मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। लक्ष्मण दास जल्दी से बोला। झूठ मत बोल मेरे से, वरना मैं तुझे मार दूंगा। कसम से
मैं किसी देवा को नहीं जानता। उसी पल मोहम्मद जिन की आंखें बंद हो गईं। वो इस तरह गर्दन हिलाने लगा जैसे किसी की बात सुन रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और कह उठा, तू देवराज चौहान को नहीं जानता क्या? वो डकैती मास्टर? लक्ष्मण दास के होठों से निकला, उसी की बात कर रहा हूँ। उसका नाम देवा नहीं, मैं उसे देवा कहकर बुलाता हूँ। मोहम्मद जिन मुस्कुरा पड़ा, तू देवराज चौहान को कैसे जानता है? मैंने एक बार उससे अपना कोई काम करवाया था। फिर तो बढ़िया पहचान है उससे, थोड़ी सी। उसका फ़ोन नंबर है मेरे पास, दूं क्या? रख अपने पास, बहुत काम आएगा अभी। मोहम्मद जिन्ना ने कहा, क्या मतलब? तू मतलब बड़े पूछता है। नहीं पूछता। मोहम्मद जिन्ना ने सपन चड्डा को देखा, और तू? सपन चड्डा नाम है तेरा? हजूर, कोई गलती हो गई मुझसे। मैं देवराज चौहान को नहीं जानता, उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। मोहम्मद जिन्न बोला, मोना चौधरी को जानता है? नहीं जानता। तो तेरी पहचान करवानी पड़ेगी मोना चौधरी से। मैं समझा नहीं। दो पल चुप रहकर मोहम्मद जिन्न कह उठा, एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। जो मैं कहूँगा वो तुम लोगों को हर हाल में करना पड़ेगा। ना करने का मतलब बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को नंगा करके भरे बाजार में घुमाऊंगा। ऐसा मत करना। लक्ष्मण दास कह उठा, जब मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। इंसान कैसी सजाओं से डरते हैं मैं सब जानता हूँ। मैं बहुत बुरी सजाएं देता हूँ। सुनोगे तो कांप उठोगे। नमूना दिखाऊं क्या? नहीं। समझदार हो। अब मेरा पहला आदेश सुनो, वापस जाओ। मुझसे पूछे बिना तुम लोग शहर से बाहर नहीं जाओगे। पूछेंगे कैसे? मोमो जिन कहोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, सपन चड्डा बोला, लेकिन तुम चाहते क्या हो हमसे? हम मालूम हो जाएगा। याद रखो, जथुरा महान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हादसों का देवता है, परंतु आसमान में बुरे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जो कि जथुरा के हक में ठीक नहीं। उन बुरे ग्रहों में दो ग्रह मुख्य हैं, देवा और मिन्नो। इनमें से एक ग्रह मिट गया तो दूसरे की ताकत खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। अब तुम दोनों माध्यम बनोगे जथुरा के खेल के, तभी तो मजा आएगा। मजा? किसे आएगा मजा? सबको, जो भी इस खेल में शामिल होगा। मोमो जिन्न हंस पड़ा। वास्तव में जथुरा महान है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। जगमोहन ने कार को जर्जर हो रही 6 मंजिला इमारत की पार्किंग में रोका और इंजन बंद करके बाहर निकला। चिलचिलाती धूप जोरों पर थी। दिन के 12 बज रहे थे। उसने सिर उठाकर इमारत की 6ठी मंजिल को देखा, फिर रुमाल निकालकर चेहरे पर उभर रहे पसीने को पोंछता बड़बड़ा उठा, मैंने जाने कौन से पाप किए होंगे जो मुझे इस गर्मी में सीढ़ियों से 6 मंजिलें तय करनी पड़ रही हैं। फिर जगमोहन इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। ये बरसोबा का भीड़ भाड़ वाला महंगा इलाका था। बाहर की सड़क पर जाते वाहनों का शोर भीतर तक उसके कानों में पड़ रहा था। ये पुरानी इमारत थी, लिफ्ट का इंतजाम नहीं था। जगमोहन जब सीढ़ियां चढ़कर 6ठी मंजिल पर पहुंचा तो हाँफ रहा था। चेहरा और शरीर पसीने से भर चुका था। चंद पल ठिठक कर जगमोहन ने सांसों को संयत किया, रुमाल निकालकर पसीना पोंछा, फिर आगे बढ़ गया। दाईं तरफ वाले फ्लैट पर पहुंचकर रुका। दरवाजा बंद था। जगमोहन ने बाहर लगी बेल का स्विच दबाया तो भीतर कहीं बेल बजी। गर्मी को कोसता जगमोहन इधर उधर देखने लगा। तभी दरवाजा खुला। 30 बरस का लाल लाल आंखों वाला आदमी दिखा। उसका चेहरा बता रहा था कि रात उसने दबाकर पी थी, जिसके निशान चेहरे पर अभी तक नजर आ रहे थे। तुम? जगमोहन को देखते ही उसके होठों से निकला। हजम नहीं हुआ मेरा आना? जगमोहन होठ से कोड़कर कह उठा, आओ। दरवाजा पूरा खोलते वो पीछे हटता चला गया। जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये कमरा ड्राइंग रूम था और एसी चल रहा था। जगमोहन ने उस आदमी को देखा और बोला, रमजान भाई हैं या 6 मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी बेकार गई? हैं, तुम बैठो। सुनकर राहत मिली, जगमोहन ने कहा और आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। मिनट भर बाद ही कमरे में 50 बरस के रमजान भाई ने भीतर प्रवेश किया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था और माथे पर तिलक लगा रखा था। रमजान भाई, तुम्हारी तो जाते ही पता नहीं चलती। जगमोहन बोला। क्यों? रमजान भाई बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, मुसलमान होकर तुम हिंदुओं की तरह रहते, फिर भी मेरी जात पता नहीं चली। रमजान भाई मुस्कुराया। हिंदू हो
नहीं, रमजान भाई ने इनकार में सिर हिलाया। मुसलमान हो? नहीं। इसके अलावा कौन सी जात है तुम्हारी? मैं इंसान की जात का हूँ। जगमोहन मुस्कुराया। मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, इंसान हूँ मैं, बस। यही मेरी जात है, ये ही मेरा धर्म है। बहुत ऊंचे ख्याल हैं। साधारण विचार है मेरा। ऊंचा ऊंचा कुछ नहीं है, रमजान भाई हाथ हिलाकर बोला। काम की बात कर। जगमोहन की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। तू आया है तो तू करेगा बात। तेरा काम पूरा हो गया? हाँ, तूने और देवराज चौहान ने कर दिया। काम में कोई कमी तो नहीं रही? नहीं। कितने दिन हो गए काम को पूरे हुए? 4 दिन। और तूने नोट देने का नाम ही नहीं लिया। एक बार भी फोन नहीं किया कि तूने नोट तैयार कर रखे हैं। तेरी जात इंसानों वाली है तो इंसानों वाला काम कर, कीमत चुका। जगमोहन बोला। मैं 2-3 दिन बहुत व्यस्त रहा, अब तो व्यस्त नहीं है। नहीं हूँ। रमजान भाई मुस्कुरा पड़ा। नोट निकाल। नोट तैयार रखे हैं तेरे। फिर रमजान भाई ने आवाज लगाई, किशन। वो ही आदमी कमरे में आ पहुंचा। जगमोहन के लिए ठंडा गर्म? नोट की बात कर, ठंडा गर्म मैं लेकर ही यहाँ आया हूँ। इसका सामान ला दे, रमजान भाई ने कहा। किशन वापस चला गया। मेरे को फोन करता तो मैं तेरे को नोट पहुंचा देता। तेरी इतनी ही मेहरबानी होगी कि अपने आदमी के हाथ नोट 6 मंजिल नीचे तक कार में पहुंचा देना। तभी वो आदमी मीडियम साइज का छोटा ब्रीफकेस लेकर आया और जगमोहन के सामने रखा। खोल इसे। उसने सूटकेस खोला। 1000 की गड्डियों से ठुसा पड़ा था वो। कितने हैं? जगमोहन ने रमजान भाई को देखा। 80 लाख। बात कितने में तय हुई थी? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। 80 लाख। तुमने कहा था कि काम मेरी पसंद से निपटाओगे तो 1 करोड़ दूंगा, और तू मान चुका है कि काम में कोई कमी नहीं रही। तो तेरे को मेरी कही वो बात याद है? नोटों से वास्ता रखती मैं कोई बात नहीं भूलता। 20 और दे। रमजान भाई ने उस आदमी को इशारा किया तो वो पलट कर चला गया। किधर गया है वो? 20 लेने। रिवाल्वर लेने तो नहीं भेजा? रमजान भाई कभी भी धोखेबाजी नहीं करता। तभी वो वापस आया। हाथ में मोटे कागज का छोटा सा लिफाफा था जिसका पैकेट बना रखा था। वो उसने जगमोहन के सामने रख दिया। इसमें कितने हैं? 20 लाख। ये ठीक है। जगमोहन ने लिफाफा उठाया और उसे खोलकर भीतर झांका। 1000 के नोटों की गड्डियां दिखी। नोट असली ही है ना? कहीं ये तो नहीं कि छापा खाना लगाकर उसमें छपे नोट मुझे टिका रहे हो? रमजान भाई मुस्कुराया। अब इस सामान को नीचे मेरी कार तक। कहते कहते जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसे लगा जैसे दिमाग में कोई चीज घुसती चली गई हो। आंखें बंद कर ली, होंठ जोरों से भींच लिए। इस बदलाव पर रमजान भाई चौंका। उसने अजीब से स्वर में पुकारा, क्या हुआ जगमोहन? तू ठीक तो है? जगमोहन ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। आंखें बंद हो गई थीं, परंतु जगमोहन के मस्तिष्क की हालत अजीब सी थी। धमाके से उठ रहे थे दिमाग में, बिजलियां सी कौंध रही थी। तभी उसे एयरटेल का बड़ा सा बोर्ड लगा मस्तिष्क में दिखा। सामने सड़क थी जिस पर ढेरों वाहन आ जा रहे थे। फिर कुछ आगे उसे बस स्टॉप दिखा। स्टॉप की शेड के नीचे 10-12 लोग खड़े थे। उनमें 24-25 बरस की युवती थी जिसने जीन्स की पैंट और स्कीवी पहन रखी थी। बॉय कट बाल थे उसके। हाथ में उसने छोटा सा पर्स थाम रखा था। साधारण सी खूबसूरती थी उसकी। उसी पल एक काले रंग की काले शीशे चढ़ी कार वहां आ रुकी। कार का पिछला शीशा नीचे हुआ। भीतर युवक दिखा। फिर उस कार का बुरा एक्सीडेंट हुआ दिखा। युवती की कार में पड़ी लाश देखी। पास में वो युवक बुरी तरह घायल अवस्था में था। एकाएक जगमोहन की आंखें खुल गईं। रमजान भाई और उसके साथी हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ? रमजान भाई ने अजीब से स्वर में पूछा। मुझे जाना होगा, जगमोहन बेचैनी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या कह रहे हो? जगमोहन पलटा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। पैसा तो लेते जाओ। परंतु तब तक जगमोहन बाहर निकल चुका था। फिर जगमोहन नीचे जाने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। मस्तिष्क में उभरी घटनाएं उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। युवती का चेहरा स्पष्ट तौर पर वो अपने दिमाग में महसूस कर रहा था। वो रुकना चाहता था, ठिठक कर उन सब बातों का मतलब समझना चाहता था, परंतु कदम थे कि आगे बढ़े जा रहे थे, जैसे कोई उसे चलने पर मजबूर कर रहा हो। वो नीचे पहुंचा
पसीने से उसका शरीर भर चुका था, लेकिन उसे अपना होश नहीं था। पार्किंग में खड़ी कार की तरफ न जाकर वो तेज तेज कदमों से मुख्य प्रवेश गेट की तरफ बढ़ता चला गया। जगमोहन उस गेट से बाहर निकल आया। सामने ही सड़क पर वाहन तेजी से आते जाते दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी निगाह सड़क पर ठीक सामने एयरटेल के बड़े से बोर्ड पर पड़ी। वो चौंका। यही तो बोर्ड मैंने देखा था, बिल्कुल यही था। जगमोहन एकाएक बेचैन हो उठा। उसी पल वो तेजी से आगे बढ़ा। वाहनों से भरी सड़क उसने पार कर ली और फुटपाथ पर ठिठक कर उसने उस एयरटेल के बोर्ड को देखा कि अगले ही पल उसकी निगाह बाईं तरफ घूमती चली गई। इस तरफ, इधर ही तो है वो बस स्टॉप। जगमोहन बड़बड़ाते हुए तेजी से फुटपाथ पर आगे बढ़ता चला गया। वाहनों का कानों को फाड़ देने वाला शोर कानों में पड़ रहा था। पसीने से भर चुका था वो, परंतु अपनी तो जैसे उसे होश ही नहीं थी। करीब 150 कदम चलने पर उसे बस स्टॉप दिखा। वो तेजी से चलता वहां जा पहुंचा। वहां पर 10-12 लोग खड़े थे। जगमोहन की निगाह उन लोगों पर गई। फिर जगमोहन स्तब्ध रह गया। वो ही युवती खड़ी थी जो उसके दिमाग ने देखी थी। वो ही कपड़े, वैसा ही पर्स। जगमोहन भारी तौर पर बेचैनी महसूस करने लगा। आगे बढ़ता हुआ वो युवती से 2 कदम के फासले पर जा खड़ा हुआ। अब जगमोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कभी युवती को देखता तो कभी सड़क पर जाते वाहनों को देखने लगता। उसी क्षण एक काली कार बस स्टॉप पर आ रुकी। उसके काले शीशे थे, वो ही कार जो उसके दिमाग ने देखी थी। जगमोहन बुरी तरह चौंका। तभी उस कार का पीछे वाला शीशा नीचे हुआ तो जगमोहन स्तब्ध रह गया। वो ही युवक भीतर बैठा दिखा जो उसके मस्तिष्क ने देखा था। जगमोहन का हाल बुरा हो चुका था अब तक। उस युवक ने आंख मारकर युवती से कहा, चलना है? 3000 दो दूंगा। ठीक है, कहकर युवती कार की तरफ बढ़ने को हुई। युवक ने कार का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि युवती आगे बढ़ती, जगमोहन ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, युवती हड़बड़ाकर बोली। उसके साथ मत जाओ, जगमोहन कह उठा। मेरी उससे बात हो चुकी है। पहले तुम बात करते तो मैं तुम्हारे साथ। इस कार का एक्सीडेंट होने वाला है, जगमोहन तेज स्वर में बोला। तुम मर जाओगी। बकवास मत करो, वो मुझे 2000 दे रहा है। मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, युवती ने क्रोध से कहकर अपनी कलाई छुड़ाई और आगे बढ़कर खुले दरवाजे से कार में जा बैठी। युवक ने दरवाजा बंद किया और दांत दिखाकर जगमोहन को देखा। इस कार से बाहर निकल जाओ, जगमोहन चीखा। कार का एक्सीडेंट होने वाला है। युवक हंसा। उसी पल कार आगे बढ़ गई। जगमोहन होंठ भींचे कार को जाता देखने लगा। तभी जगमोहन की आंखें फैल गई। सामने से आता ट्रक, जिसका कि अचानक बैलेंस बिगड़ गया था, वो अपनी जगह छोड़कर एकाएक उल्टी दिशा में आने लगा। सामने काली कार थी जो कि आगे बढ़ रही थी। बचो, जगमोहन गला फाड़कर चिल्लाया। बस स्टॉप पर खड़े अन्य लोगों की निगाह भी उस तरफ उठी। यही वो पल था जब तेज रफ्तार से आता ट्रक कार को रौंदता चला गया। जगमोहन ठगा सा खड़ा रह गया। टक्कर की ऐसी आवाज उभरी जैसे बम फटा हो। आधी कार ट्रक के नीचे जा धंसी थी। इसके साथ ही ट्रैफिक रुकने लगा। लोग इकट्ठे होने लगे। जगमोहन पागलों की तरह कार की तरफ दौड़ा। अभी पूरी तरह वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। कार के पास पहुंचकर वो ठिठक गया। कार का पीछे वाला दरवाजा अध खुला हुआ था। भीतर उस युवती की उसी तरह लाश पड़ी नजर आई जैसे कि उसने देखा था, और उसी सीट पर बगल में मौजूद युवक बुरी तरह घायल हुआ तड़प रहा था। तभी लोगों ने वहां इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। जगमोहन भीड़ से बाहर आया और वापस चल पड़ा। इस वक्त वो ही जानता था कि उसकी क्या हालत हुई पड़ी है। युवती का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने युवती को रोकने की भरपूर चेष्टा की, परंतु वो नहीं रुकी थी। उसे रोकने की थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी, उसने सोचा। जगमोहन वापस उस इमारत के अहाते में खड़ी कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बेहद अजीब सी हालत हो रही थी उसकी। सिर घूमा हुआ लग रहा था। आंखों के सामने रह रहकर वो एक्सीडेंट और युवक युवती का चेहरा आ रहा था। क्या हो गया था उसे? उसे कैसे पता चल गया कि आने वाले वक्त में वो बुरी घटना होने वाली है? जगमोहन ने सिर को झटका दिया, परंतु ये सब कुछ उसके दिमाग से बाहर ना निकल रहा था। जो हुआ वो उसके लिए कम हैरत की बात नहीं थी। वो अभी तक बीती बातों को न पचा पा रहा था। आखिर जगमोहन ने गहरी सांस ली और फोन निकालकर रमजान भाई के नंबर मिलाने लगा।
तुरंत ही रमजान भाई से बात हो गई। तू किधर है? अचानक भाग क्यों गया तू? रमजान भाई की आवाज कानों में पड़ी। पैसा नीचे भिजवा दे। नीचे? कार में हूं मैं। परंतु हुआ क्या? जो कुछ नहीं हुआ, मैं पागल हो गया था। तू पैसा भिजवा जल्दी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। फोन जेब में डाला। चेहरे पर उलझन नाच रही थी और यही वो पल था कि उसके मस्तिष्क में पुनः तूफान उठ खड़ा हुआ। बिजलियां सी चमकी दिमाग में और आंखें बंद होती चली गईं। परंतु इस बार उसके सिर की हालत पहले से बेहतर रही। मस्तिष्क में बहुत बड़ा चौराहा चमका। ट्रैफिक आ जा रहा था। नेताजी सुभाष मार्ग का बोर्ड लगा दिखा, जिसके पास ही घना पेड़ था। वहां रेड लाइट पर रुका ट्रैफिक दिखा। एक युवक मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने दिखा। वो ग्रीन लाइट होने का इंतजार कर रहा था। उसने गुलाबी कमीज पहनी थी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार से कार आई और वेग के साथ उस युवक की मोटरसाइकिल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक मोटरसाइकिल छोड़कर डिवाइडर के पार उछलकर गिरा और वहां जाती कार युवक के ऊपर चढ़ती चली गई। उसी पल जगमोहन की आंखें खुल गईं। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चेहरे पर गहरी उलझन के भाव थे। नेताजी सुभाष मार्ग का चौराहा। जगमोहन बड़बड़ा उठा। इसके साथ ही उसने कार स्टार्ट की, बैक की और कार को बाहर ले जाता चला गया। उस पैसे का भी इंतजार न किया जो रमजान भाई भेज रहा था। जगमोहन की हालत अजीब सी हो रही थी। दिमाग घूमा हुआ था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, परंतु एक हादसे से ये तो उसे महसूस हो गया कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास उसे पहले ही हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा था। इस वक्त जगमोहन नेताजी सुभाष मार्ग के व्यस्त चौराहे पर सड़क के पास फुटपाथ पर खड़ा था। कुछ दूरी पर उसे घने पेड़ की छाया में नेताजी सुभाष मार्ग वाला वो बोर्ड लगा दिखाई दे रहा था जो उसके मस्तिष्क में चमका था। यही वो चौराहा था जो उसके मस्तिष्क में दिखाई दिया था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहां पास ही रेड लाइट होने पर वाहन रुक रहे थे। उसकी बेचैन निगाह बार बार रुकने वाले वाहनों पर जा रही थी, परंतु गुलाबी कमीज वाला मोटरसाइकिल सवार अभी तक उसे नहीं दिखा था। वो पता भी कर चुका था कि इस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं? नहीं, वहम नहीं है। उसने सब कुछ तो मस्तिष्क में स्पष्ट देखा था। पहली बार जब मस्तिष्क में युवती का एक्सीडेंट दिखा था तो वो बात भी सही निकली थी। फिर ये वाली बात कैसे गलत हो सकती है? लेकिन वो गुलाबी कमीज वाला, अगले ही पल जगमोहन की आंखें फैलती चली गईं। वो ही था, गुलाबी कमीज वाला। वैसा ही हेलमेट पहने हुए था। मस्तिष्क ने इसी की तो छवि देखी थी। अभी अभी वो मोटरसाइकिल पर सवार हुआ रेड लाइट पर आकर रुका था। उसके आगे दो कारें थीं। दाईं तरफ एक कार थी, बाईं तरफ सड़क के बीच का फुटपाथ था। वो फुटपाथ के पास था। उसके पीछे की तरफ अभी तक कोई वाहन नहीं आया था। एक्सीडेंट होने वाला है, जगमोहन के मस्तिष्क में कौंधा। अगले ही पल जगमोहन तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। रुके वाहनों के बीच में से होता उसके पास जा पहुंचा और उसका कंधा पकड़कर ऊंचे स्वर में उससे कह उठा, सुनो, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। पागल हो तुम क्या? हेलमेट पहने युवक ने उसे देखा। मैं सच कह रहा हूं, जगमोहन चीखा। पीछे से तेज रफ्तार से आती कार तुम्हें टक्कर मारेगी और तुम डिवाइडर के पार सड़क पर गिरोगे और तुम्हारे ऊपर से कार निकलेगी। ये होने वाला है। तुम कोई ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरी बात मानो और यहां से हट जाओ। जगमोहन का स्वर गुस्से से भर गया। पास में मौजूद कार का ड्राइवर हंसकर कह उठा, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे सब कुछ पहले ही अपनी आंखों से देख चुके हो। हाँ, मैंने देखा है, जगमोहन तेज स्वर में बोला। तभी तो कहा है कि चलो जाओ यहां से, मोटरसाइकिल पर सवार युवक कह उठा। मेरी बात का यकीन करो, ये सब अभी होने वाला है। जगमोहन की आवाज में गुस्सा आ गया। बकवास मत करो। जगमोहन का खून खौल उठा। तभी जगमोहन के कानों में एक फुसफुसाहट पड़ी। तुम क्यों मेरा खेल खराब कर रहे हो? जगमोहन ने चिहुक कर आसपास देखा, परंतु कोई न दिखा। कौन है? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। मोटरसाइकिल वाला। कार ड्राइवर हैरानी से जगमोहन को देखने लगे। पागल है सच में ये तो, कार सवार कह उठा। सुन लिया?
वो फुसफुसाहट पुनः जगमोहन के कानों में पड़ी। ये तुम्हें पागल कह रहे हैं। कौन हो तुम? मैं तो पोते बाबा हूँ। पोते बाबा? कौन पोते बाबा? जथुरा का सेवक। मैं नहीं जानता जथुरा को, जगमोहन गुस्से से कह उठा। कानों में कोई हंसा। जगमोहन होंठ भींचे युवक से पुनः कह उठा, हट जाओ यहां से, तुम मरने वाले हो। रेड लाइट अभी पार कर जाओ, मेरी बात। चले जाओ पागल इंसान, वो युवक गुस्से से कह उठा। तुम मेरी बात मानते क्यों? अगले ही पल जगमोहन की आंखें फैल गई। वो पीछे देख रहा था। पीछे वो ही कार तेजी से बढ़ी चली आ रही थी जो उसके मस्तिष्क में दिखी थी। वो आ गई, वो ही कार, जगमोहन के होठों से निकला। युवक ने भी पीछे देखा। जगमोहन तेजी से पीछे हटता चिल्लाया, मोटरसाइकिल छोड़कर पीछे हट जाओ, तुम्हारा बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। युवक वहीं मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। पास आने पर भी उस कार की रफ्तार कम नहीं हुई थी। जगमोहन वहां से हटकर वापस फुटपाथ पर चढ़ आया। वो परेशान सा कार को देख रहा था। उसने युवक को देखा जो मोटरसाइकिल पर बैठा पीछे आती कार को देख रहा था। हमारे तैयार किया हादसों को रोक पाना आसान नहीं होता। वो ही फुसफुसाहट पुनः जगमोहन के कानों में पड़ी। जगमोहन की निगाह पुनः आसपास घूमी, कोई न दिखा। उसकी निगाह पुनः कार पर जा टिकी। आंखें फैल चुकी थीं जगमोहन की। ठीक तभी वो कार रफ्तार से मोटरसाइकिल से जा टकराई। जगमोहन की आंखों ने वो ही देखा जो उसका मस्तिष्क पहले देख चुका था। टक्कर लगते ही युवक का शरीर जोरों से उछला और मोटरसाइकिल छोड़कर पास के डिवाइडर को फलांग कर दूसरी तरफ सड़क पर जा गिरा कि तभी सामने से आती कार उसके ऊपर चढ़ती चली गई। जगमोहन ने आंखें बंद कर ली। जो बुरी घटना को रोकना चाहता था वो ही घट गई थी। जगमोहन ठगा सा खड़ा उधर ही देखता रहा, आगे बढ़ने की चेष्टा न की। यहीं से उसे युवक का कुचला शरीर नजर आ रहा था। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर आंखें खोली और थके से अंदाज में उस तरफ बढ़ गया जहां उसने कार खड़ी की थी। एक्सीडेंट रोज ही होते थे, रोज ही लोग मरते थे, परंतु जगमोहन के लिए दुख की बात यह थी कि होने वाली घटना का उसे पहले पता चल रहा था, परंतु वो चाहकर भी वक्त रहते बुरी घटना को बचा ना पा रहा था। पहले उस युवती ने भी उसकी बात नहीं मानी, अब उस युवक ने भी उसकी बात नहीं मानी थी। इसी बात का दुख हो रहा था जगमोहन को। उखड़े मन से जगमोहन अपनी कार में जा बैठा। मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्यों उसे पहले ही होने वाले हादसों का आभास होने लगा है, परंतु इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। मन दुखी था कि सब कुछ पहले पता होते हुए भी वो उस युवती और उस युवक की जान नहीं बचा पाया, परंतु इसमें उसका भी दोष नहीं था। उन्होंने उसकी बात मानी होती तो वो अवश्य बच गए होते। जगमोहन कार स्टार्ट करने लगा कि उसी पल उसके कानों में फुसफुसाहट पड़ी। कर ली तूने अपनी? जगमोहन चिहुका। युवक की मौत के साथ ही इस रहस्यमय आवाज को तो बिल्कुल ही भूल गया था। जगमोहन ने कार में निगाह मारी, परंतु दिखा कोई भी नहीं। मुझे ढूंढ रहा है? वो आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। मैं तेरे पास आगे वाली सीट पर बैठा हूं, पहले ही आकर बैठ गया था क्योंकि मैं जानता था कि अब तू वापस कार में ही आएगा। जगमोहन ने सीट पर निगाह मारी, लेकिन वो खाली नजर आई। मैं तेरे को नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने अदृश्य होने की दवा खा रखी है, वो आवाज पुनः सुनाई दी। तू है कौन? जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए थे। पोते बाबा। मैं तेरे को नहीं जानता। बताया तो, मैं जथुरा का सेवक हूं। मैं जथुरा को भी नहीं जानता, जगमोहन ने कहा। वो मेरा मालिक है, सामने आकर बात कर। जगमोहन के होंठ भिज गए। नहीं आ सकता। क्यों? तू मुझे देख सके इसके लिए मुझे चांदी के कलश में रखी दवा खानी होगी। चांदी के कलश में रखी दवा? हाँ, वहां पर चांदी और सोने के कलश रखे हुए हैं। सोने के कलश में रखी दवा खाने से इंसान अदृश्य हो जाता है और चांदी के कलश में रखी दवा खाने से उसकी अदृश्यता समाप्त हो जाती है, वो पुनः दिखने लगता है। अब तो दोनों दवाएं खत्म होने वाली हैं। दोबारा बनवाऊंगा वापस जाकर। जगमोहन के कानों में पड़ने वाली आवाज शांत और सामान्य थी, जैसे दोस्ती में बात चल रही हो। तेरी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मेरे लिए ये सब साधारण बातें हैं। तू मेरे पास क्यों आया? तेरे भले के लिए। कैसा भला? जथुरा के कामों में अड़चन मत बन, वरना बुरा भुगतेगा। अब उस आवाज में धमकी का पुट आ गया था। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। मैं जथुरा को नहीं जानता।
और फिर मैंने क्या किया है? तूने उन हादसों को रोकने की चेष्टा की? हाँ की। यही हमारे कामों में अड़चन डालना है। तू जथुरा के कामों को रोकने की चेष्टा कर रहा है। मैं समझा नहीं। जगमोहन भारी तौर पर उलझन में दिखने लगा। जथुरा हादसों का देवता है। तुम्हारी दुनिया में होने वाले बुरे एक्सीडेंट को जथुरा ही तो तैयार करता है। हमारी दुनिया में? जगमोहन ने अजीब से स्वर में पूछा। तुम कौन सी दुनिया से हो? चंद पल कार में गहरी खामोशी रही। कहाँ हो तुम? जगमोहन बोला। यहीं हूँ। पास वाली सीट से आवाज आई। जवाब दो, तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा था जग्गू कि तूने मुझे पहचान लिया होगा। जग्गू? जगमोहन चीहोक उठा, क्योंकि ये उसके पूर्व जन्म का नाम था। हैरान हो गए। तो तुम पूर्व जन्म से हो? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, अब तूने ठीक पहचाना। मैं पूर्व जन्म की दुनिया से वास्ता रखता हूँ। तब दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा जमीन में धंसकर बच गया था और वहां भी जीवन था। हम सब बच गए और अपने कामों में लगे रहे। इस दुनिया में आने का रास्ता हमने तैयार कर लिया। तेरे को मेरी याद आई क्या? नहीं। जथुरा को तो ना भूला होगा। मुझे याद नहीं वो। वक्त आने पर सब याद आ जाएगा तुझे जग्गू। मेरा तो ये कहना है कि तू जथुरा के रास्तों में मत आ। इस दुनिया में होने वाले हादसों को जथुरा ही तैयार करता है और तू उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अब जगमोहन को समझा। जथुरा हमारी दुनिया में हादसे क्यों करवाता है? क्या करे वो भी मजबूर है। हादसों का देवता है वो, तो हादसों को ही जन्म देगा। मेरे को कैसे पता चल जाता है कि कोई हादसा होने वाला है? जथुरा की दुश्मन शक्ति होगी कोई, जो भविष्य की तस्वीर तुझे दिखाकर हादसों को रुकवाने की चेष्टा कर रही होगी। उसने मुझे ही क्यों चुना? तेरे को इस लायक समझा होगा उस शक्ति ने, लेकिन वो बेवकूफ है। क्यों? जथुरा से कोई टक्कर नहीं ले सकता। यही बात तेरे को समझाने आया हूँ। जथुरा के रास्ते से हट जा। तू पूर्व जन्म से आया है? हाँ। जथुरा इस वक्त कहाँ है? पूर्व जन्म की दुनिया में। वो भला इस दुनिया में क्यों आएगा? उसके तो हजारों सेवक हैं हर काम करने को। जगमोहन खुद को अजीब सी स्थिति में महसूस कर रहा था। सबसे ज्यादा कपा देने वाली बात तो ये थी कि वो पुनः पूर्व जन्म के मामलों में उलझ बैठा था। तो क्या एक बार फिर पूर्व जन्म की दुनिया का सफर शुरू होने वाला है? किस सोच में पड़ गया तू? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तेरा दिमाग जो भी देखे उसे तूने रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जरूरी तो नहीं कि मैं तेरी बात मानूं। जरूरी है। नहीं मानेगा तो बुरा भुगतेगा। इस बार आवाज में कर्कशता आ गई थी। तू मुझे धमकी देता है? हम जो कहते हैं वो करके दिखाने की भी हिम्मत रखते हैं। पोते बाबा की आवाज में कठोरता आ गई थी। जो भी हमारा खेल खराब करने की कोशिश करेगा भुगतेगा। मुझे ऐसी धमकियां सुनने की आदत नहीं है। बेवकूफ इंसान, तेरा जीना मुहाल हो जाएगा अगर तू जथुरा के रास्ते में आया। मत भूल कि जथुरा एक्सीडेंट का देवता है। वो कहीं भी तेरे साथ हादसा पेश करके तेरी जान ले लेगा। जथुरा अमर है। असीमित ताकत है उसके पास। उसे अपने देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने बड़ी से बड़ी विद्या ग्रहण कर रखी है। तू उसके बाल बराबर भी नहीं है। जगमोहन खामोश रहा। अपने काम से मतलब रखो। जो हादसा भी तेरे दिमाग में आए उसे भूल जा। जथुरा ने मुझे भेजा है कि तुझे सावधान कर दूं। वो मुझे सावधान क्यों कर रहा है? क्योंकि जथुरा पर तेरा एहसान है, इसलिए वो सीधे सीधे तेरी जान नहीं लेना चाहता। पोते बाबा की आवाज सुनाई दी। कैसा एहसान? ये तो मैं भी नहीं जानता। जथुरा ने मुझे जो कहा वो तेरे को बता दिया। संभल जा, वक्त अभी हाथ में है। जगमोहन चुप रहा, सोचों में गुम रहा। तभी बगल वाली सीट का दरवाजा खुला। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो गया। जा रहा हूं मैं। इस बार पोते बाबा की आवाज दूर से आई। अब जथुरा के रास्ते में कभी ना आना। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। जगमोहन ठगा सा बैठा उसी दरवाजे को देखे जा रहा था। मस्तिष्क में एक साथ इतने विचार इकट्ठे हो गए थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। जथुरा, पोते बाबा, होने वाले हादसों का उसे पहले ही आभास हो जाना, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। कभी कभी तो उसे लगता कि वो सपने से बाहर निकला है। सब ठीक है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उथल पुथल मच चुकी थी। उसके साथ जो भी हो रहा है वो सपना नहीं, हकीकत है। तभी जगमोहन चौंका। उसका फोन बजने लगा था। हेलो,
जगमोहन ने फोन निकालकर बात की। क्या हो गया है तुझे? रमजान भाई की आवाज कमरे में पड़ी। किशन पैसा लेकर नीचे पहुंचा तो तू वहां नहीं मिला। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सब ठीक तो है? रमजान भाई की आवाज कानों में पड़ी। हाँ ठीक ही है, पैसा मैं 1-2 दिन में फिर किसी वक्त ले लूंगा। तू ठिकाना बता, किशन वहीं पहुंचा देता। संभाल के रख, मैं ले जाऊंगा। जगमोहन बंगले पर पहुंचा। वो देवराज चौहान को जल्द से जल्द आप बीती बताना चाहता था। मन में व्याकुलता ठूस ठूस कर भरी हुई थी, परंतु मुख्य द्वार बंद मिला। स्पष्ट था कि देवराज चौहान बंगले पर नहीं था। जगमोहन ने गहरी सांस ली और पास ही रखे गमलों की कतार पर नजरें गई। वो आगे बढ़ा और एक खास गमले के नीचे रखी चाबी निकाली और मुख्य दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। मन में जगमोहन का अजीब सा हाल हो रहा था। इस वक्त देवराज चौहान मौजूद नहीं था कि उसे सब कुछ बताकर मन को हल्का कर सके। उसने देवराज चौहान को फोन किया। कहो। उधर से देवराज चौहान की आवाज आई। मैं रमजान भाई के पास। पेमेंट दी उसने? हाँ, वो कोई परेशानी तो नहीं हुई? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। नहीं हुई, रमजान भाई की तरफ से कोई समस्या नहीं आई। मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें फिर फोन करूंगा। सुनो तो, जगमोहन ने कहना चाहा, परंतु उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। जगमोहन मन ही मन और उखड़ गया कि देवराज चौहान ने उसकी बात नहीं सुनी, परंतु ये भी जानता था कि देवराज चौहान इस वक्त कहीं फंसा होगा, तभी उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया। जगमोहन कुर्सी पर आ बैठा और बीती सारी बातें याद करने लगा। पोते बाबा, जथूरा, और वो कौन है जो उसे पहले ही होने वाले हादसों का आभास करा देता है। पोते बाबा ने कहा था कि वो जथूरा की कोई दुश्मन शक्ति होगी, परंतु वो शक्ति उससे क्या चाहती है। जगमोहन उठा और किचन में जा पहुंचा। इन सब बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। उसने चाय बनाई और इन बातों को अपने से दूर करने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। कभी उसे यकीन होता तो कभी उस यकीन पर अविश्वास की छाया मंडराने लगती। उसने चाय समाप्त की, वक्त देखा, शाम के 4:30 बज रहे थे। कुछ आराम करने की सोची। वो चाहता था कि घंटा भर नींद आ जाए, ताकि जब नींद से उठे तो दिमाग हल्का हो उसका। बेडरूम में पहुंचा, जूते उतारे और बेड पर जा लेटा। कपड़े चेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं। आंखें बंद कर ली, परंतु दिमाग में चैन कहाँ। सब कुछ सोचों के तौर पर उसके दिमाग में गुड़मुड़ हो रहा था। वो परेशान हो उठा कि उसे चैन क्यों नहीं मिल रहा। तभी पुनः बिजलियां सी कौंधी उसके दिमाग में। आंखें पहले से ही बंद थीं। जगमोहन की छठी इंद्री को संकेत मिल गया था कि फिर उसका मस्तिष्क कुछ देखने जा रहा है। अगले ही पल उसके मस्तिष्क ने मीरा नाइट क्लब का साइन बोर्ड चमकते देखा। उसके बाद उसे बड़ी सी घड़ी दिखी जिसमें रात के 11:30 बज रहे थे। क्लब में काफी लोग दिखे। फिर उसके मस्तिष्क में बार काउंटर के पास खड़ा एक व्यक्ति दिखा। उसने रिवॉल्वर निकाली, देखी, फिर उसे वापस जेब में रखा और पलटकर तेजी से क्लब के बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके बाद जगमोहन के मस्तिष्क ने बोरीवली की एक सड़क देखी जिस पर फ्लैट बने हुए थे। उस व्यक्ति को उसने कार से बाहर निकलते देखा। सामने ही फ्लैटों के नंबर 144, 145, 146 लिखे देखे। फिर वो आदमी 146 नंबर के फ्लैट की बेल बजाता दिखा। दरवाजा खोलने वाली औरत थी। वो उसे देखते ही बोली, आज आपने बहुत देर लगा दी। जवाब में आदमी ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, तू मेरी वफादार नहीं। जिस बच्चे को तूने पैदा किया है वो मेरा नहीं है। औरत हैरानी से कह उठी, ये आप क्या कहे? और उस आदमी ने उस पर गोली चला दी। वो नीचे जा गिरी। आदमी भीतर गया और एक बेड पर सोए छोटे से बच्चे को भी गोलियों से भून दिया। जगमोहन की आंखें खुल गईं। हड़बड़ाकर वो उठ बैठा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। अजीब से ढंग से वो सामने की दीवार को देखे जा रहा था। मीरा नाइट क्लब, रात 11:30 बजे। जगमोहन बड़बड़ा उठा। वो आदमी वहां से बोरीवली के फ्लैट पर जाएगा और अपनी पत्नी व बच्चे को गोली से मार देगा। जगमोहन कुछ पल चुप रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या करूं? क्या उस औरत को पहले से ही आगाह कर दूं कि आज रात उसका पति उसे गोली मार देगा? जगमोहन बड़बड़ाया, नहीं, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। वो औरत उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। पहले कौन सा उस युवती या उस मोटरसाइकिल वाले युवक ने उसकी बातों पर यकीन किया था? सबने उसे ही पागल समझा।
वो औरत भी उसे पागल ही कहेगी, तो क्या करे। जगमोहन बेड से उतरा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना वो खामोशी से बैठ जाए, जो होता है होता रहे। लेकिन उसके मन को ये बात जची नहीं। कुछ बुरा होने वाला था और उसे पहले ही मालूम हो गया था, तो उसे उस हादसे को रोकना चाहिए। ये उसका इंसानी फर्ज बनता था, परंतु कैसे कैसे करे, कैसे रोके। जगमोहन देर तक इसी चिंता में घुलता रहा। मीरा नाइट क्लब। रात के 10:45 हो रहे थे। जगमोहन ने कार को क्लब की पार्किंग में खड़ा किया और भीतर प्रवेश कर गया। क्लब में शाम की रौनक जवान थी। तेज प्रकाश ने वहां दिन का उजाला कर रखा था। जगमोहन क्लब के उस हिस्से में पहुंचा जहां बार था। वो काफी बड़ा हॉल था। एक तरफ फ्लोर पर बैंड का इंतजाम था। मध्यम सा मीठा म्यूजिक चल रहा था। दो जोड़े वहां पर थिरक रहे थे। टेबल के पास लगी कुर्सियों पर 50 से ज्यादा लोग विस्की का मजा ले रहे थे। 100 के करीब लोग दीवारों के साथ रखे ऊंचे स्टूलों पर बैठे थे या गिलास थामे खड़े बातें कर रहे थे। छत और दीवारें सजावट से भरी हुई थी। हर तरफ रंगीन और मजा लेने वाला माहौल था। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो उस चेहरे को तलाशने की चेष्टा कर रहा था जिसे उसके मस्तिष्क ने देखा था, परंतु इतनी भीड़ में जैसे उसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। जगमोहन बार काउंटर पर पहुंचा। उस स्टूल को देखा जहां उसके दिमाग ने उस व्यक्ति को बैठे देखा था। जगमोहन उस खाली स्टूल के बगल वाले स्टूल पर बैठ गया। यहाँ क्या करने आया है तू? कानों में पोते बाबा की फुसफुसाहट पड़ी। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर आसपास नजर घुमाई। तू जानता है कि मैंने अदृश्य रहने वाली दवा खा रखी है, नजर नहीं आऊंगा। पोते बाबा का स्वर पुनः कानों में पड़ा। जगमोहन ने बार काउंटर के उस तरफ मौजूद बारमैन से कहा, लार्ज बियर। पेमेंट सर। नियम के मुताबिक पेमेंट पहले ली जाती है। 250 रुपए सर। जगमोहन ने उसे पैसे दिए। बोल, बता तू यहाँ क्यों आया है? पोते बाबा का स्वर पुनः कानों में पड़ा। बियर पीने। जगमोहन ने लापरवाही से कहा, झूठ मत बोल। इसमें झूठ क्या है? मैं जानता हूं कि तू यहाँ क्यों आया है। बता क्यों आया हूं। चालाक मत बन, मेरा दिमाग खराब मत कर। जथुरा ने मुझे फिर से भेजा है तेरे पास कि तेरे को फिर समझाऊं। तू सुधरेगा नहीं जग्गू। मेरा दिमाग मत खा, चला जा यहाँ से। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी बारमैन ने बियर का मग जगमोहन के सामने रख दिया। जगमोहन ने मग उठाकर घूंट भरा। तू मुझसे इस तरह बात मत कर। पोते बाबा से कोई भी इस तरह बात नहीं करता। चला जा यहाँ से। मैं तेरे को चेताने आया हूं कि मना करने के बाद भी तू फिर जथुरा के मामले में दखल दे रहा है। मेरे को समझाना छोड़ दे। तू, तेरा भला है इसमें। मैं जानता हूं कि मेरा भला किसमें है। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा, मैं तेरी बातों की परवाह नहीं करता। तो तू नहीं मानेगा? नहीं। जथुरा से कह दूं तेरी बात? कह दे, मैं उससे डरता नहीं। पोते बाबा की आवाज नहीं आई। जगमोहन ने पुनः बियर का घूंट भरा और वहीं से हाल में मौजूद लोगों पर नजरें दौड़ाई। किसे ढूंढ रहा है? पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। अपने दोस्त को। चालाक मत बन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू यहाँ क्यों आया है। इस बार पोते बाबा की आवाज में गुस्सा था। जानता है तो मेरा क्या कर लेगा? जथुरा ने मना किया है तेरे को कुछ कहने को, वरना तेरा दिमाग मैं अभी ठीक कर देता। जो खुद दूसरों को ना दिखता हो वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? जगमोहन बोला। भूल में है तू। मैं इस वक्त नजर नहीं आ रहा। वैसे मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तेरी बातों से डरने वाला नहीं। तभी एक व्यक्ति बार काउंटर पर पहुंचा और पैक बनाने के लिए कहा। उसके हाथ में सिगरेट थमी थी। उसने कस लिया और धुआं छोड़ा। वो ढेर सारा धुआं जगमोहन की तरफ ही आया। जगमोहन के सामने से निकला वो ढेर सारा धुआं। अगले ही पल जगमोहन चौंका। उसकी आंखें सिकुड़ी। धुएं के बीच उसे चेहरे की आकृति महसूस हुई। कंधे भी दिखे। वो चौड़े कंधे वाले बूढ़े की आकृति थी जिसके सिर के बाल पीछे की तरफ थे और चेहरे पर छाती तक जाती दाढ़ी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, गले में मालाएं पहनी थीं और कानों में कुंडल। वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भरा चेहरा था। तभी धुआं वहां से आगे सरक गया। वो आकृति लुप्त हो गई। तूने मुझे देख ही लिया। पोते बाबा की आवाज पुनः कानों में पड़ी। तो तू धुएं में नजर आता है? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। हाँ, धुएं में मेरी आकृति नजर आने लगती है। धुएं में अदृश्यता लुप्त हो जाती है। जगमोहन ने बियर का घूंट भरा। मेरी सलाह मान ले,
जथुरा के रास्ते में मत आ। पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा, अपना काम कर रहा हूं मैं। तू जथुरा का काम बिगाड़ने की चेष्टा में है। पहले भी तू 2 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब सफल हो जाऊंगा, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। तो ये बात है, तू नहीं मानेगा? नहीं, जथुरा नाराज हो गया तो वो तेरे लिए भी कोई हादसा तैयार कर देगा। इस बार पोते बाबा की आवाज में धमकी थी। मैं जथुरा की परवाह नहीं करता, जाता हूं। अब जो होगा उसका जिम्मेवार तू ही होगा। उसके बाद पोते बाबा की आवाज नहीं आई। जगमोहन की नजरें वहां नजर आ रहे व्यक्तियों के चेहरों पर फिर रही थी। वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसका चेहरा उसके मस्तिष्क ने देखा था, जिसके लिए वो यहाँ आया था। तभी उसकी निगाह बार काउंटर के पीछे वाली दीवार पर पड़ी, जहां पर बड़ी सी वही वॉल क्लॉक लगी हुई थी जो उसके मस्तिष्क ने पहले ही देखी थी। उस घड़ी पर इस वक्त 11:15 हो रहे थे। अजीब बातें हो रही थी उसके साथ। अदृश्य पोते बाबा जाने कैसी रहस्यमय ताकत था। धुएं में जिसकी आकृति नजर आने लगती थी, वो उस पर नजर रख रहा था। वो यहाँ आया तो पोते बाबा भी उसके पास आ पहुंचा। वो चाहता था कि वो इन कामों में दखल न दे, होने वाले हादसे को रोकने की चेष्टा न करे। जथुरा, ये सब उसकी पूर्व जन्म की दुनिया में से थे। जगमोहन ये सोचकर सिहर सा उठा कि क्या ये सब बातें पुनः उसके पूर्व जन्म में जाने की तैयारी के लिए हो रही हैं। परंतु वो अकेला तो कभी नहीं गया। पूर्व जन्म में हमेशा देवराज चौहान के साथ गया। मोना चौधरी भी तब पूर्व जन्म के रास्तों पर ही मिलती थी। बाकी लोग भी तो होते थे, फिर इस बार वो ही क्यों? इसका जवाब जगमोहन के पास नहीं था। जगमोहन ने पुनः घड़ी को देखा। 11:20 हो चुके थे। उसे घड़ी में तब 11:30 का हुआ वक्त देखा था। परेशान से जगमोहन ने हर तरफ निगाहें घुमाई। अगले ही पल जगमोहन का दिल धड़का। आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो ही व्यक्ति जिसे उसका मस्तिष्क पहले देख चुका था आ रहा था इस तरफ। जगमोहन उसे देखता रह गया। उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता और क्रोध नजर आ रहा था। वो उसके पास वाले स्टूल पर आ बैठा और 1000 का नोट बार टेंडर को की तरफ बढ़ाता बोला, लार्ज पैक, बढ़िया ब्रांड का। जगमोहन ने महसूस किया कि उसने पहले भी पी रखी है। इस वक्त जगमोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये व्यक्ति अब यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा और अपनी पत्नी और बच्चे को शूट कर देगा। लेकिन जगमोहन इस हादसे को होने से रोकना चाहता था। उस औरत और बच्चे की जिंदगी बचाना चाहता था। हेलो, एकाएक जगमोहन ने कहा। उस व्यक्ति ने जगमोहन को देखा। आपका पैग। उस व्यक्ति ने नजरें घुमाई तो बारमैन को तैयार गिलास रखते पाया। उसने गिलास उठाया और एक ही सांस में खत्म करके पुनः बारमैन से कह उठा, एक और। साथ ही उसने 1000 का नोट खाली गिलास के नीचे रख दिया। लोग मुझे पालकी वाला के नाम से जानते हैं, जगमोहन बोला। मैं भविष्य ज्ञाता हूँ। तो उसने बेमन से कहा, मैं लोगों के चेहरों का हाल देखकर उनका भविष्य और भूतकाल बता सकता हूँ। बकवास है। नशे में उसकी आवाज भारी हो रही थी। आजमा लो। जगमोहन सतर्कता से उससे बात कर रहा था। कैसे? मैं तुम्हारे बारे में कई बातें बता सकता हूँ। उसके चेहरे पर उपहास से भरी मुस्कान उभरी। बोला, बताओ। तुम्हारा पैग आ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा, पैग को थामा, अपनी तरफ सरकाया, फिर बोला, मुझे हैरानी है कि तुम जैसे ढोंगी इस नाइट क्लब में कैसे आ गया। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है, जगमोहन बोला। उसकी आंखें सिकुड़ी। तुम्हारे इरादे खतरनाक हैं। उसका चेहरा कठोर हो गया। तुम अपनी पत्नी और बच्चे को मारकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। वो चिहुक पड़ा। क्या क्या बोला तुमने? उसके होंठों से फटा फटा सा स्वर निकला। तुम फैसला कर चुके हो कि तुम घर जाकर पत्नी और बच्चे को शूट कर दोगे क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक है। लेकिन सच बात तो यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वफादार है, वो बच्चा तुम्हारा ही है। तुम वहम के शिकार हो। उसकी हालत देखने वाली थी। तुम ये सब कैसे जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं पालकी वाला हूँ। लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जान लेता हूँ कि वो भविष्य में क्या करने वाला है। अगर तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को मारा तो अपनी गलती पर बहुत पछताओगे। तुम्हारी सारी उम्र जेल में बीतेगी जहां तुम पागल हो जाओगे। नहीं, उसके होठों से निकला। ये सच है। जगमोहन गंभीर था। मेरी पत्नी धोखेबाज है, उसके होठों से निकला। वहम है तुम्हारा। उसने किसी से दोस्ती कर रखी है। वो उसका दोस्त नहीं, भाई बना हुआ है। तुम्हें जलाने के लिए वो ऐसा करती है खुद, जबकि वो बहुत अच्छी है। तुम उसे वक्त दिया करो।
ब्याह कर लेने का मतलब ये तो नहीं कि औरत को घर में लाकर पटक दो और खुद बाहर रहो। उसका ध्यान कौन रखेगा? तुम सच कह रहे हो कि वो ठीक औरत है? उसने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा। 100%। वो बच्चा तुम्हारा ही है, तुम ही उसके बाप हो। ओह! उसने आंखें बंद कर ली। वो परेशान दिखने लगा था। जगमोहन की गंभीर निगाह उसके चेहरे पर ही थी। संभल जा। जगमोहन के कानों में पोते बाबा का स्वर गूंजा। आग से मत खेल जग्गू। जगमोहन ने इन शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जथुरा का खेल जो खराब करता है वो जिंदा नहीं रहता, और जथुरा तेरी जान नहीं लेना चाहता। तेरा एहसान है उस पर, लेकिन वो इस बात को कभी सहन नहीं करेगा कि तू उसके बनाए खेल को खराब करे। मैं जथुरा से नहीं डरता, जगमोहन कह उठा। उस व्यक्ति ने आंखें खोलकर जगमोहन से कहा, क्या कहा तुमने? तुमसे नहीं कहा तो किससे कहा? मेरे आसपास मृत आत्माएं मंडराती रहती हैं, कभी कभार उनसे बात हो जाती है। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। मैं अब क्या करूं? अब तो तेरे को खुश हो जाना चाहिए कि तेरी बीवी अच्छी औरत है, बच्चा भी तेरा है। क्या अभी तक तेरा मन साफ नहीं हुआ? हो गया है। मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ओह, मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था, वो दुखी मन से कह उठा। घर जा, अपनी दुनिया फिर से शुरू कर। तेरे को हर तरफ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। वो तुरंत स्टूल से उतर गया। भरे गिलास को उसने हाथ भी नहीं लगाया। पास में रिवॉल्वर मत रखा कर, वरना कभी तू क्रोध में बहुत बड़ी भूल कर बैठेगा। ठीक है, ला रिवॉल्वर मुझे दे। उसने बेहिचक रिवॉल्वर निकाली और जगमोहन को थमा दी। जगमोहन ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली। जा, अपनी गृहस्थी में रम जा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो पलटा और तेजी से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने चैन की लंबी सांस ली। इस बार उसने ठीक ढंग से मामला संभाल लिया था। तो तूने जथुरा से झगड़ा मोल ले ही लिया जग्गू, मेरे समझाने पर भी नहीं समझा। भाड़ में जा तू और तेरा जथुरा, जगमोहन ने कहा और स्टूल से उतरकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अब तू बुरा भुगतेगा। पोते बाबा की आवाज पुनः कानों में पड़ी। जथुरा जान चुका होगा कि तूने क्या गुल खिलाया है। जगमोहन पोते बाबा की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। जगमोहन बंगले पर पहुंचा। रात का 1 बज रहा था। देवराज चौहान नहीं आया था। उसने भीतर प्रवेश करके लाइट जलाई और देवराज चौहान को फोन किया। कहाँ हो? बात होते ही जगमोहन ने पूछा। मैं दिल्ली में हूँ। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। 1-2 दिन बाद लौटूंगा। ऐसा क्या काम पड़ गया जो आने पर बताऊंगा? इसके साथ ही उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने रिसीवर वापस रख दिया। यही सोचा कि किसी काम में व्यस्त हो गया होगा देवराज चौहान। खैर, मन ही मन जगमोहन को तसल्ली थी कि उसने 2 लोगों को मरने से बचा लिया। मन ही मन फैसला किया कि कल बोरीवली जाकर उस फ्लैट में देखेगा कि वहां सब ठीक तो रहा। डिनर वो ले आया था। सोने से पहले कॉफी पीने का मन था तो वो किचन में जा पहुंचा। तब जगमोहन कॉफी बना रहा था कि पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। बहुत खुश हो रहा होगा तू कि जथुरा का काम खराब कर दिया। खुश हूँ, जथुरा का काम खराब करने के लिए नहीं, बल्कि 2 लोगों की जान बचाने के लिए। एक ही बात है, परंतु उन 2 लोगों को मरने से बचाकर तेरे को क्या मिला? मन की शांति। मन की शांति? जग्गू, अब तो जथुरा तेरे जीवन में अशांति पैदा करने जा रहा है। मैं तेरी बातों की परवाह नहीं करता। तू परवाह करेगा, बहुत जल्द करेगा। जब तू बर्बाद होने जा रहा होगा तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। मैं तेरी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। तू डरपोक है, मैं जानता हूँ। अच्छा, जो मैं नहीं जानता मेरे बारे में वो बात तूने जान ली। हैरानी है। तू हिम्मत वाला होता तो सामने आकर मेरे से बात करता, यूं अदृश्य होकर नहीं। इससे समझ गया कि मैं डरपोक हूँ, बहुत बड़ा डरपोक। 2 पलों की खामोशी के बाद पोते बाबा की आवाज पुनः कानों में पड़ी। तू शायद मेरी अहमियत को कम आंक रहा है क्योंकि मैं बार बार तेरे पास आ रहा हूँ। जगमोहन चुप रहा। हादसों के देवता महान जथुरा का मैं सबसे खास सेवक, सलाहकार और नजदीकी हूँ। ये रुतबा हमारी दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है। राजसी ठाठ है मेरे, समझ रहा है जग्गू? सुन रहा हूँ। मैं किसी के पास जाऊं ये बात ही अपने आप में बड़ी बात है। फिर तो तेरे को मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जथुरा ने मना किया था कि किसी और को भेज दे पोते बाबा, लेकिन मैंने स्वयं तेरे पास आना ठीक समझा। क्यों? क्योंकि तू पहले दर्जे का मक्कार और झूठा है।
दूसरा कोई तुझे नहीं संभाल सकता, तो तूने मुझे संभाल लिया। संभाल ही रहा हूं, बेशक शक्ति ही क्यों ना करनी पड़े, तुझे संभाल लूंगा। तूने बताया जथुरा हादसों का देवता है। हाँ, तुम्हारी दुनिया में सब हादसे जथुरा के तैयार किए ही तो होते हैं। तो मेरे लिए जथुरा को एक हादसा तैयार कर देना चाहिए कि जिसमें फंसकर मैं मर जाऊं। यकीनन ऐसा ही किया जाएगा, परंतु जथुरा तो तेरा एहसानमंद है। तो जगमोहन ने कॉफी का प्याला थामा और किचन के बाहर आ गया। वो तेरी जान नहीं लेना चाहता। फिर तो फंस गया जथुरा। उसने कसम नहीं खा रखी। तू ना माना तो फिर उसे तेरी जान लेनी पड़ेगी। जगमोहन ड्राइंग रूम में सोफे पर जा बैठा, घूंट भरा। जथुरा ने खास तौर से मुझे तेरे पास भेजा है कि तेरे को समझाऊं कि उसके रास्ते में मत आ। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, किसी के रास्ते में नहीं आ रहा। तेरे कर्म हमारे लिए बुरे हैं, मान जा जग्गू। मैं तेरी परवाह नहीं करता पोते बाबा। अच्छा होगा कि तू दोबारा मेरे पास ना आए। मैं जथुरा का सेवक हूँ, वो कहेगा तो मैं तेरे पास 100 बार आऊंगा। जगमोहन ने कॉफी का घूंट भरा। तुझे दौलत से बहुत प्यार है ना? तो तू कहे तो मैं तेरे को ऐसे कीमती पत्थर ला दूं जिन्हें बेचकर तू दौलत का बहुत बड़ा भंडार खड़ा कर ले। ये सब तू इसलिए कह रहा है कि मेरा दिमाग भविष्य की घटनाओं को जो पहले ही देख लेता है उन्हें मैं रोकने की चेष्टा न करूं, लोगों का बुरा हो जाने दूं, खामखा के एक्सीडेंट में लोगों को मरने दूं। हाँ, तू ठीक समझा। मेरे बारे में तू गलत सोच रहा है। दौलत पाने के लिए मैं इतना भी कमीना नहीं कि तू जिस तरह से दौलत इकट्ठी कर रहा है, देवा भी तेरे साथ रहता है, वो क्या मैं जानता नहीं? उन कामों में कमीनापन तो नहीं करते हम। तू मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए पोते बाबा। जगमोहन गुस्से से बोला। तू चला जा यहाँ से। मैं तेरे को समझाने, तू समझ गया होगा कि मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। मेरे को समझाना तेरे बस का है भी नहीं। बहुत बुरा भुगतेगा तू। पोते बाबा के स्वर में चेतावनी के भाव आ गए। कुएं में जाकर गिर तू, जगमोहन ने कहा और कप रखकर सोफे पर ही लेट गया। अगले दिन जगमोहन की आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। कुछ पल वो आंखें खोले, कल की बीती घटनाओं के बारे में सोचने लगा। फिर उठा और किचन में जाकर कॉफी बनाई और सोफे पर बैठकर घूंट भरने लगा। दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। सोचें तेजी से दौड़ रही थी। अब वो पोते बाबा के बारे में सोचने लग गया था। पोते बाबा जो भी था खतरनाक था, जो नजर नहीं आता था और कभी भी उसके आसपास मंडराता हो सकता था। उसकी हर हरकत को देख सकता था और उसे पता भी नहीं चल सकता। सिर्फ धुएं में उसकी आकृति चमकने लगती थी। उसकी मौजूदगी का स्पष्ट एहसास होता था। जगमोहन ने लाख सोचा, परंतु जथुरा के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। ये सब उसके पूर्व जन्म के लोग थे जिनके बारे में सीधे सीधे कुछ भी याद नहीं आ सकता था। जथुरा हादसों का देवता था। इस दुनिया में होने वाले हर बुरे एक्सीडेंट को वो ही तैयार करता था। वो अपनी दुनिया में बैठा इस दुनिया के लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा रहा था। ये गलत बात थी। जथुरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मासूम लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए उसे। लेकिन उसे कैसे पहले ही पता चल जाता था कि कहां पर क्या हादसा होने वाला है? पोते बाबा कहता है कि कोई ऐसी शक्ति ये सब बातें उसके मस्तिष्क में डाल रही है जो जथुरा के खिलाफ है, परंतु वो शक्ति उसे क्यों इस्तेमाल कर रही है इस मामले में? सोचों का कोई अंत नहीं था। जगमोहन को लग रहा था कि इन सब बातों से वो पूरी तरह अनजान है कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो बार बार यही सोचता कि क्या ये सब बातें पूर्व जन्म की यात्रा की शुरुआत तो नहीं। देवराज चौहान की जरूरत महसूस कर रहा था वो, परंतु देवराज चौहान दिल्ली में कहीं व्यस्त था और अब उसने यही तय किया कि देवराज चौहान को फोन पर कुछ नहीं बताएगा। उसकी बातें सुनकर देवराज चौहान खामखा परेशान होगा और जो काम कर रहा है कहीं उसमें न भटक जाए। देवराज चौहान जब वापस आएगा तभी उसे ये सब बातें बताएगा। जगमोहन ने कॉफी समाप्त की और उठ खड़ा हुआ। वो सबसे पहले बोरीवली के उस फ्लैट पर जाकर देखना चाहता था कि सब ठीक रहा या नहीं। जगमोहन नहा धोकर तैयार हुआ, ब्रेड का नाश्ता किया, फिर कार पर बोरीवली के लिए चल दिया। 50 मिनट के सफर के पश्चात जगमोहन बोरीवली के उन फ्लैटों के पास पहुंचा। कार रोकी और 146 नंबर फ्लैट तलाश करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर 146 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर ठिठका। वहां शांति छाई थी। उसने काल बेल पर उंगली रखी तो भीतर कहीं बेल बजने का स्वर सुनाई दिया।
मन ही मन जगमोहन सोच रहा था कि सब ठीक हो। एकाएक दरवाजा खुला। जगमोहन ने चैन की सांस ली, क्योंकि दरवाजा खोलने वाली युवती वो ही थी जिसे उसके मस्तिष्क ने देखा था। कहिए, युवती ने उसे देखा। तभी पीछे से मर्द की आवाज आई, कौन है रानी? जगमोहन ने पहचाना कि ये रात वाले आदमी की ही आवाज थी, यानी कि सब ठीक था। उसकी कोशिश सफल रही। तभी वो व्यक्ति दरवाजे पर आया। उसने छोटे से बच्चे को उठा रखा था। जगमोहन को देखते ही वो चौंका। आप? जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। ओह, भीतर आइए। मैं यही देखने आया था कि क्या सब ठीक है। वो देख लिया। मुझे रोकना मत, मैं व्यस्त हूँ, अभी जाना है। उस आदमी के होठों से कुछ न निकला। वो अवाक सा जगमोहन को देख रहा था। कौन है ये? युवती ने उस आदमी को देखा। जगमोहन पलटा और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ ही पलों में वो नीचे खड़ी अपनी कार में आ बैठा था। मैंने जथुरा का एक हादसा बेकार कर दिया, दो की जानें बचा ली। जगमोहन बड़बड़ा उठा। तुम आग से खेल रहे हो। कानों में पोते बाबा की आवाज पड़ी। तुम फिर आ गए? बहुत खुश हो कि जथुरा का एक हादसा बेकार कर दिया? तुम कब से कार में हो? अभी आया हूं, जब तुम ऊपर गए। पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। तुम अचानक मुझ तक कैसे आ जाते हो? जगमोहन ने पूछा। मैं अचानक नहीं आता, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। हवा नहीं, मुझे भी भीतर बाहर जाने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। खास बात सिर्फ ये है कि मैं अदृश्य हूँ। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। मतलब कि इंसानी शरीर तुम्हारे साथ है? क्यों नहीं? मैं इंसान हूँ तो शरीर मेरे साथ क्यों नहीं होगा? दवा खाकर मैं अदृश्य हुआ पड़ा हूँ। उसी पल जगमोहन ने बगल वाली सीट की तरफ हाथ बढ़ाया। जगमोहन का हाथ किसी की बाह से टकराया, परंतु वो बाह उसे नजर नहीं आ रही थी। जगमोहन पूरा शरीर टटोलने लगा। ये क्या कर रहे हो? पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। बाह, कंधा, सिर, चेहरा, दाढ़ी, सब चीजों का एहसास हुआ जगमोहन को। तभी पोते बाबा उसका हाथ झटकता कह उठा, हाथ पीछे रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह मेरे शरीर को हाथ लगाए। औरतों का स्पर्श तो तुम्हें पसंद होगा? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। बहुत पसंद है। जानते हो मेरी उम्र क्या है? क्या? 350 बरस होगी। लेकिन तुम्हारी दुनिया की औरतें मुझे ज्यादा पसंद हैं। ऐसी दो औरतों को मैं ले जा चुका हूं जो अब मेरे साथ रहती हैं। तुम इस दुनिया से दो औरतों को अपनी दुनिया में ले गए? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। हाँ, ये तुमने गलत काम। मैंने जबरदस्ती नहीं की, वे दोनों औरतें स्वेच्छा से मेरे साथ गईं। पोते बाबा ने कहा। मैं नहीं मानता कि वो औरतें अपनी इच्छा से। मैं झूठ नहीं बोलता। क्यों बोलूंगा? तुमसे डरता नहीं मैं। वे दोनों औरतें सहेलियां थीं और बुरे हादसे का शिकार होने वाली थी। मैंने उन्हें देखा तो वे मुझे अच्छी लगी। तब मैं उनसे मिला और उन्हें बताया कि वो दोनों जल्द ही मरने वाली हैं। आने वाले वक्त की उन्हें तस्वीर भी दिखा दी जिसमें वे मर रही थीं। मैंने उन्हें समझाया कि अगर वो मेरा साथ स्वीकार कर लेती हैं और मेरे साथ मेरी दुनिया में जाकर मेरी सेवा करेंगी तो वे बच सकती हैं। इस तरह वे तैयार हो गईं। जथुरा से नहीं पूछा? जथुरा की इजाजत से ही मैं उन औरतों को लेकर गया था। तुमने पहले उन औरतों को भयभीत किया, फिर उन्हें अपने साथ चलने पर तैयार कर लिया, परंतु मैंने जबरदस्ती नहीं की। घटिया हो तुम। अभी तुम मुझे जानते नहीं, वरना मैं पसंद नहीं करता कि तुम मेरे पास आते रहो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। क्यों? जथुरा ने तुम्हारी जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी है कि तुम्हें समझा बुझाकर रास्ते पर लाऊं। तुम्हारी कही कोई बात भी मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हें जथुरा की बातें स्वीकार करनी होंगी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पोते बाबा की आवाज नहीं आई। उल्लू का पट्ठा, जगमोहन ने कहा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। चेहरे पर उखड़ापन था। जथुरा आने वाले बुरे वक्त को टालना चाहता है, इसलिए तुम्हें इस रास्ते से हटाना चाहता है। बुरा वक्त? कार चलाते जगमोहन के होठों से निकला। बहुत बुरा वक्त। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बुरी घटनाओं का दौर शुरू हो जाएगा। बुरी घटनाएं? किसके लिए? तुम्हारे लिए भी और जथुरा के लिए भी, हम सबके लिए। तुम्हारा मतलब कि मेरा दिमाग जथुरा के बुरे हादसों को पहले ही देख लेता है तो मैं उन हादसों के बारे में कुछ न करूं, बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लूं तो आने वाला बुरा वक्त थम जाएगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बुरा वक्त कैसा होगा ये मैं नहीं बता सकता। या तुम्हें पता ही नहीं है उस बुरे वक्त के बारे में? पता है, सब कुछ पता है। पोते बाबा की आवाज में गंभीरता थी।
इसी कारण तुम्हें समझाने के लिए मारा मारा फिर रहा हूं। जथुरा चाहता है कि तुम्हें उसके काम ना बिगाड़ने दूं। फिर तो तुम्हारे हाथ मायूसी लगेगी। मैं तुम्हारी बातें समझने वाला नहीं। क्यों जिद करते हो? मैं तुम्हें बहुत बड़ी दौलत। यही वो पल थे कि जगमोहन को अपने मस्तिष्क में बिजलियां सी कौंधती महसूस हुई। जगमोहन के होठों से निकला। क्या हुआ? जगमोहन ने फौरन कार को सड़क के किनारे ले जा रोका। अगले ही पल होंठ भींचे जगमोहन ने सिर को कार के स्टीयरिंग पर रख दिया। मस्तिष्क झंझना रहा था उसका। आंखें बंद हो चुकी थीं और फिर उसके मस्तिष्क में तस्वीरें उभरने लगी। एयरपोर्ट का दृश्य उसके मस्तिष्क में चमका। रोशनियों से एयरपोर्ट जगमगा रहा था। दीवार पर उसे डिजिटल बोर्ड पर आज की तारीख और 4 बजे का वक्त दिखा। लोगों की भीड़ थी। तभी एकाएक पुलिस और काले कपड़ों में कमांडोज नजर आने लगे। वो 10-12 कमांडोज थे जिन्होंने गनें थाम रखी थी। वे सब भीतर से आते एक रास्ते पर खड़े हो गए। पुलिस वहां से लोगों को पीछे हटाने लगी थी। फिर जगमोहन के मस्तिष्क में कमांडो जैसे काले कपड़ों में एक व्यक्ति दिखा जो भीड़ से अलग खड़ा था। उसकी निगाह इसी तरफ थी और हाथ में मीडियम साइज का सूटकेस थाम रखा था। तभी उस रास्ते से 6 लोगों से घिरे प्रधानमंत्री आते दिखे। 6 में से 4 प्रधानमंत्री के पर्सनल कमांडोज थे और बाकी के 2 उनके सहायक थे। ज्यों ही प्रधानमंत्री उस रास्ते से बाहर आए, वहां मौजूद कमांडोज ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और वे सब बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस इस दौरान लोगों को पीछे रख रही थी। कमांडो जैसे काले कपड़े पहने व्यक्ति ने फुर्ती से अपना सूटकेस खोला। उसमें गन रखी थी। उसने गन निकाली और तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री को घेरे चल रहे कमांडोज में शामिल हो गया। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। वो गन थामे कमांडो के बीच में से रास्ता बनाते जरा जरा करके आगे बढ़ने लगा। कमांडोज युक्त प्रधानमंत्री का काफिला तेजी से बाहरी गेट की तरफ बढ़ रहा था। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के भीतरी सुरक्षा घेरे तक आ पहुंचा था। तब तक प्रधानमंत्री जी बाहरी गेट तक आ पहुंचे थे। सामने सिक्योरिटी से लदी प्रधानमंत्री के कार्यालय की कार खड़ी थी जिसका दरवाजा खुल चुका था। प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर उसमें बैठने ही वाले थे कि उस व्यक्ति ने उसी पल गन सीधी की और गोलियां चलाने लगा। सारी जगह गोलियों की तड़ तड़ से गूंज उठी। प्रधानमंत्री का शरीर गोलियों से भर गया। वे नीचे जा गिरे। जगमोहन गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। अब उसका दिमाग शांत हो गया था। मस्तिष्क में बिजलियां चमकनी बंद हो गई थी। कई पलों तक जगमोहन स्टीयरिंग पर सिर रखे रहा। फिर उसने सिर उठाया, सीधा बैठा। चेहरा पसीने से भरा हुआ था। अभी भी वह लंबी सांसें ले रहा था। खुली आंखों के सामने वो सब कुछ तैर रहा था जो उसके मस्तिष्क ने अभी अभी देखा था। प्रधानमंत्री की हत्या होने जा रही थी, जबकि देश का प्रधानमंत्री एक अच्छा और शरीफ इंसान था, जनता में मशहूर था। ये नहीं होना चाहिए। जगमोहन ने रुमाल निकालकर अपना पसीने से भरा चेहरा पोंछा। क्या हुआ? पोते बाबा की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। तुम? जगमोहन ने बगल वाली सीट की तरफ देखा। तुम अभी गए नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही बैठा था। क्या हुआ था तुम्हें अभी? जगमोहन 2 पल चुप रहकर बोला, तुम देश के प्रधानमंत्री को हादसे में मारने जा रहे हो? हम नहीं मार रहे, वो तो हादसा होगा। तुम ये क्यों सोचते हो कि हम लोगों की जान लेते हैं? लेकिन वो हादसा जथुरा ने ही रचा है, ठीक समझे। प्रधानमंत्री शरीफ है, उसकी जान मत लो। तभी तो जथुरा उसकी जान लेने के लिए हादसा रच चुका है कि वो शरीफ है। वो शरीफ मरेगा तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। षड्यंत्र भी होंगे और जथुरा को नए हाथ से रचने का और भी मौका मिलेगा। पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। तो तुम नहीं मानोगे? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। हाथ से तो उस दुनिया में बैठा जथुरा रच रहा है। कैसे रचे जाते हैं हाथ से? जथुरा सोचता है और अपने शिष्यों को बताता है कि कौन सा हादसा कैसे रचना है। मैं वहां होता हूँ तो जथुरा की इस काम में पूरी सहायता करता हूँ। वैसे जथुरा के विद्वानों की जमात हादसों के तरीकों को सोचती है। विद्या ग्रहण किए हजारों शिष्य हैं जथुरा के, जो आदेश के मुताबिक हादसों को रचते हैं। फिर रचे जा चुके हादसों का माप तोल अनुभवी लोगों द्वारा किया जाता है कि हादसे को ठीक से रचा गया है या नहीं। अगर रचे हादसे में कोई कमी होती है तो उसे पुनः दुरुस्त करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। जो हादसा ठीक होता है उसे तुम्हारी दुनिया में उन नामों पर भेज दिया जाता है जिसके लिए हादसा तैयार किया जाता है। कैसे भेजा जाता है? बहुत ही आसान है। जैसे तुम्हारी दुनिया के लोग
मोबाइल फोन से एसएमएस भेजते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारे पास है, परंतु उस तकनीक को हम गुप्त रखते हैं ताकि कोई हमारी वो तकनीक खराब ना कर दे। तुम लोगों ने बहुत तरक्की कर रखी है, बहुत ज्यादा। तुम्हारी दुनिया से बड़े विद्वान हमारी दुनिया में है। मैं पूर्व जन्म की दुनिया में कई बार जा चुका हूँ, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। खबर है मुझे, अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां बड़े बड़े खतरे होते हैं। हाँ, वे खतरे हमारी दुनिया के लोगों पर भारी पड़ते हैं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम पूर्व जन्म का सफर ना करो, यही मैं चाहता हूँ, यही जथुरा चाहता है। क्या मतलब? जथुरा के हादसों में दखल दोगे तो तुम्हें पूर्व जन्म का सफर करना पड़ सकता है। जगमोहन की गर्दन घूमी और सीट की तरफ देखा, वो खाली थी। जगमोहन के होंठ भिज गए। कोई चाहता है कि तुम पूर्व जन्म का सफर करो, तभी तो वो जथुरा के हादसों का तुम्हें पूर्वाभास करा रहा है। वो क्यों मुझे पूर्व जन्मों में भेजना चाहता है, ये तो वो ही जाने। कौन है वो, मैं नहीं जानता, परंतु वो शक्ति जो भी है जथुरा की दुश्मन ही होगी, तभी तो तुम्हें जथुरा के खिलाफ भड़का रही है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता जग्गू। नहीं, मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। एक बार करके देखो। क्या? सिर्फ एक बार तुम जथुरा के खेल में दखल मत दो, उसके बाद सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं प्रधानमंत्री की हत्या होने दूं, दखल ना दूं? हाँ, यही मेरा मतलब है। एक बार भी तुम खामोश बैठे रह गए तो उस शक्ति का चक्र टूट जाएगा, वो कमजोर होती चली जाएगी। फिर तुम्हें पूर्व जन्म का सफर भी नहीं करना पड़ेगा और जथुरा के हाथ से इसी प्रकार चलते रहेंगे। हाँ, जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। पोते बाबा, हाँ, तेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तू बहुत बड़ा कमीना है? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं अपनी जात पहचान ले। तू मेरी बेइज्जती कर रहा है जग्गू, पोते बाबा ने नाराजगी से कहा। अभी बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं, मेरी कार से बाहर निकल जा। मेरी बात सुना नहीं तूने? मेरी कार से बाहर निकल जा। जगमोहन गला फाड़कर चीखा। फिर दरवाजा खुला, लगा जैसे कोई बाहर निकला हो, और दरवाजा बंद हो गया। जगमोहन ने उस खाली सीट पर हाथ घुमाया। सब ठीक था। पोते बाबा वास्तव में बाहर निकल गया था। अब एक बात और कान खोलकर सुन ले। जगमोहन ने गुस्से से कार की खिड़की से बाहर देखा। क्या? कार के बाहर से पोते बाबा की आवाज आई। दोबारा मेरी कार में बैठा तो बहुत मारूंगा। तू पागल है जग्गू, मैं जो कह रहा हूँ तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तू मेरा तो क्या, किसी का भी भला नहीं कर सकता, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा और कार आगे बढ़ा दी। उखड़ा हुआ था जगमोहन, पोते बाबा से, जथुरा से और इन होने वाले हादसों से। एकाएक उसने गहरी सांस ली और कार की रफ्तार कम कर दी। क्रोध की वजह से अनजाने में कार की स्पीड तेज हो गई थी। फिर एकाएक ही सड़क के किनारे पेड़ की छाया में कार रोक दी। घड़ी में वक्त देखा, दिन का 1 बज रहा था। उसका दिमाग पुनः तेजी से काम करने लगा। सिर्फ 3 घंटे बाद ठीक 4 बजे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की हत्या हो जाएगी। ये हादसा जथुरा ने तैयार किया है, जाने किसे माध्यम बनाया है अपना हादसा पूर्ण करने के लिए। जो भी प्रधानमंत्री की जान लेने जा रहा है उसे रोकना होगा, प्रधानमंत्री को बचाना होगा। वे अच्छे इंसान हैं, उनकी मौत से देश को नुकसान होगा, लेकिन कैसे? जगमोहन को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री के मामले में दखल देना मजाक नहीं था। जगमोहन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जल्दी ही वो एक बाजार में पहुंचा। कार से निकलकर उसने पब्लिक बूथ की तलाश की। डायरेक्टरी देना। जगमोहन फोन बूथ पर बैठे व्यक्ति से बोला। क्या? फोन डायरेक्टरी? वो कहाँ से आ गई? 5 सालों से तो फोन वालों ने डायरेक्टरी ही नहीं छापी। नहीं छापी? नहीं, पुरानी डायरेक्टरी होगी, वो भी नहीं है। तुम्हें प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन नंबर पता है क्या? उसने अजीब सी नजरों से जगमोहन को देखा। प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन नंबर? तो आप फोन डायरेक्टरी में प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर तलाश करना चाहते थे? हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएम ऑफिस का नंबर फोन डायरेक्टरी में नहीं होता। ओह, मेरा दिमाग खराब हो गया है, जगमोहन ने कहा और बाहर आ गया। मन ही मन बहुत परेशान था जगमोहन। वो प्रधानमंत्री की हत्या किए जाने की सूचना देना चाहता था, लेकिन उसे प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन नंबर नहीं पता था।
जगमोहन अपनी कार की तरफ बढ़ा कि तभी उसकी निगाह कुछ दूर हवलदार पर पड़ी। जगमोहन तेजी से चलता उसके पास जा पहुंचा। सुनिए सर। हवलदार ने पलटकर जगमोहन को देखा। जगमोहन पास आया उसके। आधे घंटे में मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, हवलदार बोला। लफड़े वाली बात हो तो दूसरे से कहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर पूछना चाहता हूँ। पीएम ऑफिस का फोन नंबर? हवलदार ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ वो ही। क्यों? काम है। क्या काम है मुझे बता। तुम्हारे जानने लायक नहीं है, समझा? हवलदार ने पैनी नजरों से उसे घूरा। तुम वहां फोन करके धमकी देना चाहते हो? धमकी? यही कि पीएम हाउस में बम रखा है जो कि फटने वाला है। ऐसे बोगस काल पहले भी आ चुके हैं वहां। वो तुमने किए? जगमोहन उखड़ गया। मैंने किए होते तो तुमसे नंबर ना मांगता फिरता। तो अब पहली बार धमकी भरा फोन करने जा रहे हो तभी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जगमोहन झल्लाया। क्या तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को पागल कहा? उसने आगे बढ़कर जगमोहन की बाह पकड़ी। चल थाने में। हाथ छोड़, 500 दूंगा, जगमोहन बोला। 500? ठीक है दे, बाह तो छोड़। हवलदार ने बाह छोड़ी। जगमोहन ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, बता प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन नंबर। इस 500 के बदले तेरे को सलाह दे रहा हूँ, उसने नोट अपनी जेब में रखते हुए कहा। मेरे ख्याल में शायद ही किसी पुलिस वाले को प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर पता होगा, और जिसे पता होगा वो इस तरह तेरे को नहीं मिलने वाला। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही तो समझाना चाहता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर तेरे को पीएम ऑफिस में क्या काम है। तेरे को तो 500 मिल गए, जगमोहन ने चिढ़कर कहा। हाँ, वो मुस्कुराया। मजे कर, जगमोहन ने कहा और पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। इसके बाद कल आपको दूसरा एपिसोड सुनने को मिलेगा। मैंने एक ट्रेंड और चालू किया है कि मनुष्य को समय का पाबंद होना चाहिए। मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, इसलिए मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। कभी भी कोई भी वीडियो किसी भी समय पे अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन आपको मेरे वीडियो 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही मिलेंगे शाम को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।